नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अधिगम का नियम। लॉ ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है जो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। लॉ ऑफ लर्निंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसका हिस्ट्री क्या था, ये किस प्रकार से फंक्शन होता है, इसमें किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होता है, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल्स हम लोग समझने वाले हैं। इसकी हिस्ट्री की बात करें, चाहे इसकी कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में समझेंगे और इसका किस प्रकार से सारी चीज़ फंक्शन होते हैं, इसमें किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया था, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार जो अधिगम का नियम है वो किस प्रकार से काम करता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात ये आती है कि ठीक है, अधिगम के नियम की बात करते हैं तो ये कब लागू हुआ, ये लागू कब हुआ और किस प्रकार से देखने को मिला। सबसे पहली बात यहाँ होती है कि ठीक है, अगर अधिगम का नियम है तो 20वीं शताब्दी की जो बात करते हैं उसकी शुरुआत में ही इसका विकास, इसका प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। इसका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही इसका विकास हुआ, इसके प्रस्तुत भी किए थे। फिर क्या हुआ कि थॉर्नडाइक ने फिर इसका जो प्रयोग है अपने प्रयोग में जो है इसका शुरुआत 1898 में किए थे। तो 1898 में क्या हुआ कि अपने ही प्रयोग जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आई। और नेक्स्ट इसी में बात करते हैं तो इन्होंने जो प्रयोग किया था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट किस पे था? वो था आपका बिल्ली पर, और एक पजल बॉक्स है जिसके अंदर बिल्ली जो रहती है उसी पर क्या हुआ था, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ये जो सारी चीज़ें करने के बाद 1905 ईस्वी में जो है एक औपचारिक रूप से इसे प्रस्तुत किया गया था। किसे? अधिगम के नियम को प्रस्तुत किया गया था। इसका हम बोल सकते हैं कि सारी चीज़ें होने के बाद लास्ट में क्या हुआ कि 1913 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में इस जो नियम बनाया गया था अधिगम का नियम, इसमें संशोधन किया गया, इसका विस्तार भी किया गया। तो लास्ट में ये बोल सकते हैं कि 1932 में जो हुआ था और 1913 में हुआ था, तो इसको रिवाइज करके उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड किया गया था। तो लास्ट में कह सकते हैं कि अधिगम का नियम जो की बात करते हैं कब लागू किया गया था, तो 1913 से 1932 के बीच में ही क्या हुआ कि अधिगम के नियम को काफ़ी ज़्यादा संशोधित करके उसका विस्तार किया गया था। इसका बात करते हैं कि इसका जो हिस्टोरिकल सीक्वेंस है वो किस प्रकार से देखने मिलता है। पहली बात किया गया था 1898 में एनिमल इंटेलिजेंसी। एनिमल इंटेलिजेंसी के अंदर क्या हुआ कि एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ, किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। और इन्होंने पहली बार जो है एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर अध्ययन किए। ये जो अध्ययन किया गया था उसके बाद 1905 ईस्वी में इसका जो प्रमुख 3 नियम निकल के आए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम जो है आपका अधिगम के नियम के अंतर्गत देखने को मिलता है। और 1913 में क्या हुआ था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक पुस्तक प्रकाशित किया गया था जिसमें अधिगम के नियम के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से बताया गया था। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो बुक प्रकाशित किया गया था, कब किया गया था? 1913 में। और 1905 में क्या हुआ था, ये जो 3 प्रमुख नियम हैं उसके बारे में प्रस्तुत किया गया था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। एनिमल इंटेलिजेंसी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। साथ ही बताया गया था कि ठीक है ये सारी चीज़ें हुई थी, तो 1932 ईस्वी में जो अभ्यास का नियम है या फिर बोल सकते हैं जो अधिगम का नियम है, इसको संशोधित किया गया और कहा गया कि सिर्फ दोहराना ही काफ़ी नहीं होता है, इसका जो परिणाम होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। हम कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ों को हम सीख लिए। सारी चीज़ों को रिपीट करने के बाद, वो सारी चीज़ों करने के बाद अगर आप कुछ चेंजिंग आता है, उसे कुछ आप सीखते हैं, तब कह सकते हैं कि आपने कुछ सीखा। सिर्फ रिपीट करने से कोई चीज़ें नहीं होती है। तो ये पूरा आपका ऐतिहासिक क्रम था जो आपको एक सीक्वेंस में यहाँ पे देखने को मिला। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ये सारी चीज़ें हुई तो इसमें क्या हुआ कि 1898 में क्या हुआ था, एनिमल इंटेलिजेंसी हुआ था। उसी चीज़ को एक फ्रेम इसको शो किया गया कि 1898 में एनिमल इंटेलिजेंसी हुआ था। 1913 में जो मेन लॉ जो था 3 उसको प्रेजेंट किया गया था। और 1932 में क्या हुआ था, इसको रिवाइज किया गया था, एक्सरसाइज का उसके बारे में बताया गया था। अब यहाँ बात करते हैं, ठीक है ये सारी चीज़ें तो हुई, इससे किस प्रकार की चीज़ें को मेन रूप से देखने को मिला। तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया था कि इन्होंने एक व्यवहारवाद का जो नींव है इन्होंने रखे थे
और इन्होंने बहुत सारे प्रयोग करने के बाद इसका जो सिद्धांत है उसके बारे में बताए थे, जो हम आज भी प्रयोग करते हैं एजुकेशन सिस्टम में। क्या? बार बार अभ्यास कराना, पहली बात। दूसरी बात क्या था? सकारात्मक प्रतिक्रिया और छात्र की तत्परता। बार बार जब कोई चीज़ को अभ्यास कराया जाता है तो इससे क्या होता है, बच्चे बहुत सारे अभ्यास करने के बाद वो सारी चीज़ें धीरे धीरे वो सीख लेते हैं। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा डेवलप करने से क्या होता है कि बच्चे विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखने में वो हमेशा उत्साहित बने रहते हैं और किसी चीज़ को करने के लिए हमेशा उसे मोटिवेट हमेशा करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो व्यवहारवाद की बात की जाती है, तो जो इसका नींव जो रखा गया था वो थॉर्नडाइक के द्वारा ही रखा गया। अब यहाँ बात करते हैं क्या, एनिमल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है वो क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि थॉर्नडाइक जो है, जो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है, इन्होंने एक प्रसिद्ध शोध कार्य किए थे। जो आपका जो शोध कार्य किए थे उसका जो प्रकाशन हुआ था, वो जो प्रकाशित किया गया था वो 1898 में किया गया था। तो इस शोध में जब ये डॉक्टरेट कर रहे थे, जो पीएचडी कर रहे थे, तो उस पीएचडी में उसका एक थीसिस का हिस्सा था, जिसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो है कि पशु का जो व्यवहार है उस पर बहुत सारा अध्ययन किए, उसे बहुत सारा बोल सकते हैं कि रिसर्च किए, उसमें बहुत सारे शोध किए। और जो पशु के व्यवहार, उसके अध्ययन की बात कर रहे हैं, उसके अधिगम की बात कर रहे हैं, उसको समझते हुए से बहुत सारे उसमें एक्सपेरिमेंट किए, जिसके आधार पर क्या हुआ कि इसे एनिमल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत रखा गया था। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ था किस प्रकार का अध्ययन हुआ था। इसमें पहला बात ये निकल के आया था कि जानवर भी अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल है, वो अनुभव के माध्यम से ही सीखता है, जिसमें बताया गया है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक पजल बॉक्स है। इस पजल बॉक्स में है ना एक बिल्ली को रखा गया है, और जब बिल्ली वहाँ पे जाता है ना, तो बिल्ली जब जानवर को, जो बिल्ली है उसको क्या कहा गया है कि इस बॉक्स में रखा गया है, तो वहाँ पे रखने के बाद क्या होता है कि बिल्ली बहुत सारा वहाँ पे छटपट बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, है ना, उछल कूद कर रहे हैं, इधर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें होती है कि गलती से क्या होता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे से घटित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक बिल्ली को, है ना, एक पिंजरे में रखा गया, एक ना पजल बॉक्स में रखा गया है ना, जहाँ से क्या हुआ वो निकलने की कोशिश करने लगे, और निकलने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पर एक लीवर है, उसको दबाना ज़रूरी होता है। तो जब शुरुआत में जब बिल्ली को वहाँ रखा गया तो बहुत सारी गलतियाँ करने लगे, पंजा मारने लगे, है ना, इधर उधर कूदने लगे। जब ये सारी चीज़ें होने होते तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो क्या हुआ, सही तरीके में आ गया। सही तरीके में ऐसे आ गया तो इस बॉक्स में जब बच्चे, इस बॉक्स में जब बिल्ली है उछल कूद कर रहा है, तो कभी गलती से क्या हुआ कि वो जो लीवर है, उस लीवर पर उसका पैर चला गया, ठीक है, उसका पंजा चला गया, और लीवर में जैसे पंजा चला गया, ये जो बॉक्स है यहाँ खुल गया। तो क्या हुआ कि इसको बार बार इसको रिपीट करवाया गया, बार बार इसको दोहराया गया। जैसे वहाँ पंजा गया, गेट खुल गया, बिल्ली बाहर आ गया, फिर उसको बॉक्स में डाला गया, फिर उछल कूद करते करते फिर क्या हुआ कि लीवर पे पैर पंजा गया, गेट खुल गया। इसे करते करते बिल्ली को ये समझ में आ गया कि अगर लीवर पर हम पंजा रख के उसको दबाते हैं तो लीवर तो क्या होता है कि वो गेट जो है, ये बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ से इस चीज़ सीखने को मिला क्या, इससे सीखने में ये मिला कि जब भी जो है बिल्ली जो है उस लीवर को, इस लीवर को दबाता है, तो यहाँ से क्या होता है, इस गेट खुल जाता है। तो यहाँ हुआ क्या, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, इसी से यहाँ पे देखने को मिला, जो थॉर्नडाइक के अनुसार ये चीज़ बताया गया था। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ट्रायल एंड एरर होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जब वो लीवर को दबाता था, है ना, तो सफल प्रक्रिया वहाँ पे देखने मिला, एक सफल क्रिया हुआ कि बार बार दोहराने के बाद क्या हुआ, वो लीवर को दबाने के लिए सीख लिया। इसमें असफल क्रियाएं क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भी चीज़ वो नहीं सीख पा रहा था वो क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त हो गया। जैसे कि क्या हुआ था कि यहाँ पे खेलना, यहाँ पे क्या होता था कि जब जैसे ही बॉक्स में डालते थे तो बिल्ली क्या हुआ, वहाँ पर उछल कूद करने लगता था, समझ में आता है कि कैसे निकले कैसे निकले। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो समझ आ गया कि लीवर को दबाने से ही क्या होता है कि गेट खुलता है, लीवर को दबाने से ही गेट खुलता है। इससे क्या हुआ, सीधे वहाँ पे आप इस टाइम में जब वो सारी चीज़ों को सीख लिया, तो सीखने के बाद हुआ सिर्फ क्या, वो लीवर को दबाता था और वहाँ से क्या हुआ, गेट खुल गया। तो असफल क्रियाएं जो हुई, है ना, वो धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त होते चला गया, और वो धीरे धीरे सीख लिया कि किस प्रकार से बॉक्स का जो है लीवर को दबाना है और गेट ये खुल जाएगा। तो इनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्या हुआ था कि जो कैट है, जो पजल बॉक्स है, उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब यहाँ पे बात करते ठीक है, जो निष्कर्ष निकला, इसका सिद्धांत किस प्रकार से देखने को मिला, इसका किस प्रकार से ये प्रूव किया गया था, प्रूव में क्या क्या चीज़ देखने को मिला, इसके बारे में समझिए। पहला पॉइंट क्या निकला कि जो अधिगम है,
व्यवहार का परिणाम है। जो भी चीज़ आप सीखते हैं, सीखने के बाद आपका जो रिजल्ट है वही क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। कोई चीज़ को कर रहे हैं, करने के बाद आप उसमें कुछ नहीं सीखे, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि आप वहाँ पे मतलब कि उसका आप अधिगम के अंतर्गत वो नहीं रखा जाएगा। जब भी अधिगम की बात करते हैं तो उसको कह सकते हैं उसका जो व्यवहार है वही उसका परिणाम निकल के आता है। दूसरी बात क्या हुआ कि अधिगम में क्या होता है कि दोहराव जो है, रिपीटेशन की बात करते हैं और अनुभव आवश्यक होता है। जब भी कोई चीज़ सीखने की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा रिपीटेशन या दोहराने की बात होती है और वहाँ पे जो आपका अनुभव है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या निकल के आया है इसमें कि जो पुरस्कार की बात करते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं, वो सीखने के लिए मजबूर करता है। जब बच्चा कोई चीज़ को सिखाया जाता है तो सिखाने के दौरान क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, कुछ उसको मोटिवेशन के तौर पे कुछ वहाँ पे कुछ देते हैं। तो वो जो दिए या वो उसको जो चीज़ दिए उससे क्या वो बच्चे को हमेशा एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और उस कार्य को हमेशा वो आगे बढ़ के करते रहेंगे। अब आती ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर वो कर लिए, तो एनिमल इंटेलिजेंसी जो हुआ है ना, तो इसके अंदर जो शैक्षणिक महत्व किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये जो शोध किया गया था, इस शोध के आधार पर थॉर्नडाइक ने एक अधिगम के नियम के अंतर्गत दो चीज़ें देखने को मिला। पहला क्या मिला कि एक मुख्य नियम निकल के सामने आया और दूसरा क्या निकला, एक गौण नियम निकल के सामने आया। मुख्य नियम क्या होता है, प्राइमरी लॉ की बात करते थे। यहाँ पे क्या हुआ था, आपका 3 रूल थे। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस की बात करते थे। दूसरा क्या था, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करते थे, जिसका 2 पार्ट आता है, उपयोग और अनुपयोग का नियम आता है। ठीक है, अभ्यास के नियम के अंतर्गत 2 पार्ट आता है, उपयोग और अनुपयोग। और तीसरा क्या निकल के आया था यहाँ पे कि प्रभाव या परिणाम का नियम, किस प्रकार से इसका इफेक्ट पड़ता है, इसका क्या रूल्स है, इसके बारे में, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर वही बात करते हैं गौण नियम की बात करते हैं या सेकेंडरी लॉ की बात करते हैं, इसमें क्या क्या देखने को मिला कि बहु प्रतिक्रिया का नियम देखने को मिला। जैसे ही क्या हुआ था, ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स में जो बच्चे इस बॉक्स में जो बिल्ली था, वो बिल्ली क्या हुआ था, विभिन्न तरह के यहाँ प्रतिक्रिया कर रहा था, विभिन्न तरह की क्रियाएं कर रहा था, है ना, यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद क्या मिला, नेक्स्ट अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम मिला, किस प्रकार की आपकी सोच है, किस प्रकार से यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ था ना, ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स में उसके जो मनोवृत्ति, उसकी जो दशा थी, वो किस प्रकार से सोचता था। वहाँ पे बहुत सारा वो क्या हुआ था, जैसे बॉक्स में डालते थे, बच्चा नहीं मतलब बिल्ली जो है उछल कूद करने लगता था, तो उसकी मनोवृत्ति क्या थी, उसकी सोच क्या थी, ये डिपेंड करता था। और साथ में क्या मिला था यहाँ पे कि आत्मीकरण, किस प्रकार सारी चीज़ों को सीखा है, जो चीज़ जहाँ पे वो सीखा, वो सीखने के बाद वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ों को किस प्रकार से वहाँ पे कर रहा है। ठीक है, वो किस प्रकार से वहाँ पे जो है वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। लास्ट में क्या हुआ था कि संबंधित परिवर्तन का नियम, जो भी चीज़ हुआ वो सारी चीज़ों के बीच में एक रिलेशन डेवलप हुआ कि ठीक है, लीवर को यहाँ दबाना है और ये क्या होगा, ये गेट जो है आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये हुआ आपका मेन जो थॉर्नडाइक का जो नियम है, उसके अंतर्गत आपको 3 देखने मिलेगा, जो मुख्य नियम है, और उसका जो गौण नियम है वो आपको यहाँ पे 5 देखने को मिलेगा। ये सारे नियम को हम लोग समझने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से होता है। पहले बात करते हैं प्राइमरी लॉ की, जिसमें तत्परता के नियम की बात हो रहे थे, लॉ ऑफ रीडनेस की बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है कि हम किसी कार्य को सीखने के लिए जब तैयार होते हैं तो उसे तुरंत सीख लेते हैं। अगर आप कोई चीज़ को तत्परता मतलब क्या होगा, तुरंत कोई चीज़ को सीखने के लिए इच्छुक हैं, तो सीखने के लिए कोई चीज़ को इच्छुक हैं, आप तैयार हैं, तो सारी चीज़ों को आसानी से सीख लेंगे। तत्परता में क्या होता है कि कार्य करने के में जो इच्छा है जो वो निहित होती है, मतलब कि वो अपने से क्या होता है, कोई चीज़ को करने के लिए, कोई चीज़ को सीखने के लिए हमेशा तैयार होता है। जैसे कोई बालक ऐसा है जो गणित के प्रश्न जो है करने के लिए हमेशा इच्छा रखता है, तो आसानी सारे कार्य को कर सकता है ना। ये यथार्थ है नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी से हो जाएगी, कब, जब उसकी इच्छाएं होती है तब। अगर मान लीजिए कि इतना ही नहीं होता है, अगर तत्परता के कारण की बात करते हैं, वह क्या होता है कि उनके अधिक शीघ्रता और कुशलता से कर सकते। अगर कोई चीज़ को हम सीखने की बात करते हैं, वहाँ आपकी इच्छा है, वहाँ पे हमेशा तत्पर आप रहते हैं, तो क्या होगा कि अधिगम को भी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप आसानी से शीघ्रता से सीख भी लेंगे, उसमें आप कुशलता भी प्राप्त कर लेंगे। तो तत्परता में क्या किसकी बात की जाती है, तत्परता में बात होती है ध्यान को कार्य पर
केंद्रित करने की सहायता देती है। अगर कोई चीज़ को कोई चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज अगर कोई चीज़ को आप पढ़ने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं और आपका ध्यान वहाँ पे केंद्रित है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि उस चीज़ों को आप आसानी से सीख पाएंगे, है ना। किसी खास चीज़ों पे आप कॉन्सेंट्रेट करके सारी चीज़ों को कर रहे हैं तो आसानी से सारी चीज़ों को यहाँ पे कर पाएंगे। इसका फलस्वरूप ये होता है कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक आसानी से वो संपन्न कर सकता है। तीसरी में बात कहा गया था किसके द्वारा? भाटिया के द्वारा। भाटिया एक व्यक्ति जिन्होंने बताया है कि तत्परता के नियम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है। तत्परता मतलब क्या हुआ कि किसी कार्य के लिए जब तैयार हो जाते हैं, दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो जो काम है आपका 50% काम उसका हो गया। जिस प्रकार से कोई योद्धा युद्ध में लड़ाई करता है और योद्धा युद्ध में जाने से पहले अगर तैयार हो जाता है कि मुझे युद्ध करना है, तो समझिए कि उस युद्ध में उसका जो जीत है वो 50% निश्चित हो जाता है। उसी प्रकार से कोई काम को आप करते हैं, उस काम में अगर आप निश्चित रूप से उसके प्रति आपको रुझान है, आपकी इच्छाएं उसमें बनी हुई है, तो उस काम को आसानी से कर पाएंगे। इससे बोल सकते हैं कि लगभग आपका 50% जो काम है वहाँ से संपन्न हो जाए, क्योंकि आप उसके लिए हमेशा आप इच्छुक हैं, उसको करने के लिए आप तैयार हैं, तो आसानी से सारी चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। तत्परता के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं वो सीखने की परिस्थितियों को तैयार करते हैं। ठीक है, बच्चे जिस एक क्लासरूम में बच्चे का जो है उसका मनोवृत्ति किस प्रकार से है, उसकी सोच किस प्रकार से है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं सभी बच्चे जो किसी चीज़ को सीखने के लिए अगर तत्पर हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए तत्पर हैं, तो कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा कि वो आसानी से कोई चीज़ को वहाँ पे वो सीख पाएंगे। तो जो भी चीज़ वहाँ सीखना चाहते हैं, चाहे आप मैथ की बात करें, फिजिक्स की बात करें, जो भी पेपर को पढ़ना रहा है, और कोई भी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं या कोई भी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आसानी से वो कर पाएंगे। ठीक है, तो इन परिस्थिति में क्या होते हैं कि बालक जो है एकाग्र होकर किसी भी चीज़ को करने के लिए हमेशा कंसंट्रेट होकर उस चीज़ को करने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं, तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी तीव्र हो जाती है और हमेशा उस प्रति तत्पर हो रहते हैं। इस बात करते हैं क्या? अभ्यास का नियम। अगर हम अभ्यास के नियम की बात करते हैं तो अभ्यास का जो एक दोहा है जो रहीम के द्वारा कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सील पर परत निशान। ठीक है, इसका मेन अर्थ क्या निकलता है कि अभ्यास करने से क्या होता है कि मूर्ख व्यक्ति भी क्या होते हैं, विद्वान हो जाते हैं। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक कुइयाँ का जो जात होता है, जैसे कुइयाँ होता है ना, ये कुइयाँ हो गया आपका, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इस प्रकार से बना हुआ रहता है ना, यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, रस्सी बना हुआ रहता है और यहाँ से आप टानते हैं, है ना, और यहाँ पे कोई आदमी है जो टान रहा है और ये रस्सी क्या है, आपको कुइयाँ में डाला हुआ है। तो बार बार जब रस्सी यहाँ से जाता है, ऊपर आता है, जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बोल सकते हैं कि रस्सी का से एक निशान बन जाता है ना। वो निशान क्या है, वो बताता है कि किस प्रकार से किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, तो करते करते क्या होता है कि उसमें एक निशान बन जाता है। तो ये बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक काम को कंटिन्यूअस करता ही चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस काम के लिए धीरे धीरे उसमें विद्वान, उसमें निपुण हो जाता है। वही बात कहा गया है कि अभ्यास का अगर नियम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बार बार दोहराने की बात की जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो कोई भी बच्चा अगर कोई छोटा सा कमज़ोर सब्जेक्ट है, मान लो उसके लिए कोई ऐसा पेपर है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पेपर में बार बार उसमें अभ्यास करेगा, बार बार उसको दोहराएगा, है ना, बार उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि उस पेपर में उसका जो है अच्छा कॉन्सेप्ट बन के निखर के आ जाएगा। तो अभ्यास के नियम के अंदर दो बातें आती है, एक होता है उपयोग का नियम और दूसरा क्या होता है, अनुपयोग का नियम। ठीक है, किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से ये डिसयूज हो जाता है, इसके बारे में समझते हैं। पहली बात करते हैं क्या, उपयोग का नियम। अभ्यास जो है कुशल बनाता है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है, आप कोई चीज़ को एक बार बार उसका अभ्यास करते हैं, उसका बार बार उस चीज़ को करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप उसमें कुशल हो जाते हैं। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो हम उसे सफलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो पाते हैं। एक सिंपल सी बात यहाँ कहा गया है कि अगर अभ्यास में अगर कोई चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद उसमें आप
उस चीज़ों को सीख लेते हैं, उसमें आपका एक स्किल डेवलप हो जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा साइकिल चलाने के लिए सीखने की कोशिश कर रहा है और उसके जो गार्जियन है उसको साइकिल किस प्रकार से चलाना चाहिए इसको बार बार उसको सिखा रहे हैं। तो ये बच्चा सिर्फ एक बार में पैडल मारने से ही साइकिल नहीं सीख लेगा, इसको बार बार इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगा। ये डेली आधा घंटा 1 घंटा डेली इस साइकिल चलाएगा तो एक समय ऐसा होगा कि आसानी से खुद से इस साइकिल को चला पाएगा। तो ये नियम है, इस प्रकार से यहाँ पे काम करता है। दूसरा बात करते हैं क्या कि अनुपयोग का नियम। यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस किए हुए हैं उसका अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो अभ्यास के माध्यम से ही क्या होते हैं, उसे स्मरण कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसके पास साइकिल नहीं होता है, उसका दोस्त का साइकिल होता है, वहाँ से क्या होता है कि उस साइकिल को चलाने के लिए सीख लेता है। अब बाद में क्या होता है, जब उसके पास साइकिल नहीं होता उसको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि 2-3 महीने बाद कोई दोस्त ऐसा कुछ दोस्त बने उसके पास साइकिल है तो साइकिल को चलाने के लिए फिर से वो शुरू करता है। तो यहाँ पर वही बात कहा गया है कि जो चीज़ आप सीखे हुए हैं, है ना, फिर से क्या होता है उस सारी चीज़ों को मेमोराइज करके वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा क्या है कि यहाँ पे क्या है कि उसके जो फादर हैं उसको बच्चे को साइकिल चलाने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या हुआ, सारे साइकिल चलाने के लिए सीख गया। अब किसी कारणवश क्या हुआ, उसको चोट लग गया किसी कारणवश कहीं पर भी, और क्या हुआ फिर से उसको साइकिल चलाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जब साइकिल चलाने का उसको मौका नहीं मिल पा रहा है तो वो साइकिल चलाने के लिए भूल गया है, ऐसा नहीं है। फिर वो 2-3 महीना के बाद फिर से साइकिल को पकड़ेगा तो वहाँ से उस चीज़ को धीरे धीरे करके वो साइकिल को फिर से चलाना शुरू कर देगा। तो जो चीज़ को आप सीखते हैं, जो भी चीज़ को आप यहाँ पे सीखते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है कि आपके मस्तिष्क में वहाँ मेमोराइज हो जाता है। और एक बार जब वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोबारा क्या होता है कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसी बात को और डिटेल से बताते हुए इन्होंने बताए हैं कि जो कार्य बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं जाता है वो क्या होता है कि भूल जाता है। और इसी को अनअभ्यास का नियम कहते हैं, ठीक है। अनअभ्यास का नियम इसी को कहते हैं, किसको, जब आप कोई चीज़ को किए हुए और बहुत दिनों तक उसको छोड़ दिए, उसमें भूल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिसयूज हो गया, वहाँ पे आप क्या हुआ उसका यूज आप नहीं करने लगे। अनुपयोग का नियम इसी को कहा जाता है। इस बात करते हैं यहाँ पे प्रभाव या संतोष का नियम। अब इफेक्शन किस प्रकार से देखने को मिलता है, हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। हम उसी कार्य को सीखना चाहते हैं, किस कार्य को सीखना चाहते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट होता है। कोई ऐसे कार्य जो आपके लिए बेनिफिट नहीं है, कुछ ऐसा काम को आप नहीं सीखना चाहते जिसको आपके लिए बेनिफिट नहीं है, सिंपल सी बात है कि उसको आप सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये बात कहा गया है कि हम ऐसे कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हितकर होता है, जो आपके लिए बेनिफिट होता है या आपको वहाँ सुख देने की या संतोष देने की बात होती है। यदि हमको किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उसको क्या होता है कि उसको नहीं सीखते या उसको नहीं करते हैं। कोई चीज़ ऐसा है जिसमें आपको करने में बहुत परेशानी हो रही है तो इससे क्या होता है कि बच्चे उस सारी चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि जो मैथ का पेपर होता है, जो साइंस का पेपर होता है, उसमें काफ़ी उसको दिक्कत होती है, उसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा उसको दिक्कत होता है। तो इससे होता क्या है कि बच्चे धीरे क्या होते हैं उस पेपर को छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब उसमें छोड़ने मतलब क्या, उसमें थोड़ा ध्यान कम देने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि हमेशा उसको इस चीज़ का डर बना हुआ रहता है ना, कि अगर पेपर से पूछा जाएगा क्वेश्चन तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आपकी इच्छा होती है तो आसानी से सारी चीज़ों को आप सीख लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जहाँ क्या होता है कि वो अगर कष्टदायक होता है तो सारी चीज़ों को आप सीखना छोड़ देते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे क्या होते हैं वो सारी चीज़ों को सीखना नहीं चाहते हैं। तो उसका जो परिणाम है अगर आपके लिए सही है तो उसको सीखते हैं, और उसका परिणाम अगर सही गलत है, गलत मतलब क्या है उसको आपके लिए सही नहीं लगता है तो क्या होता है उसका आप नहीं सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में बात किया गया है क्या वासबर्न के अनुसार, वासबर्न और क्रो के अनुसार बताया गया है क्या प्रभाव या असंतोष का नियम के अंतर्गत कि जब सीखने का अर्थ की बात करते हैं तो किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। और इसे सेटिस्फाई होते हैं क्या होता है वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कोई चीज़ को आप करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ को करना आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी इच्छा है,
अगर सारी चीज़ों को करने के बाद वहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि आप उससे क्या हुए, प्रभावित हुए और आप वहाँ से कुछ न कुछ चीज़ों को सीख के जा रहे हैं। साथ में यहाँ बात ये भी कहा गया है कि प्रभाव का नियम जो है संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। अगर आप बात करते हैं प्रभाव का नियम तो इसको संतोष या असंतोष के नियम भी कहा जाता है। और विद्यालय में जो पुरस्कार या दंड अपनाकर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जो भी स्कूल है, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं आप, मतलब जो बच्चा पढ़ता है स्कूल में, तो वहाँ पे जिस प्रकार का वहाँ पे नियम है, जिस प्रकार का वहाँ पर रूल्स है ना, पढ़ाने का जो तरीका है, तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार का दंड देने की बात करते हैं या पुरस्कार देने की बात करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, वो भी क्या होता है, उसको इफेक्ट डालता है। जैसे कोई ऐसा बच्चा है जहाँ पे क्या होता है कि वो क्या रहा है कि कोई अच्छा काम को करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। और कोई बच्चा ऐसा है जो अच्छा काम को नहीं करता, दैट मीन्स कर सकते हैं कि उसको जो होमवर्क मिला है, उसको जो चीज़ों को करने दिया गया है स्कूल में, जो टीचर्स को जो चीज़ बताए हैं और वो सारी चीज़ें करके नहीं आते, उसको पनिश किया जाता है। इससे क्या होता है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गौण नियम। गौण नियम का पहला नियम क्या था आपका कि बहु प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। मल्टीपल रिस्पॉन्स किस प्रकार से होता है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, है ना, क्या पजल बॉक्स में, तो इस पजल बॉक्स में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें क्या था कि जो बिल्ली था, है ना, जो बिल्ली था वो बिल्ली को रखा गया था यहाँ पे, है ना, और जो यहाँ पे रखा गया था तो इस बिल्ली को जब बॉक्स में डाला गया था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उसको काफ़ी घबराहट हुआ। और जब घबराहट हुआ तो घबराहट होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी प्रतिक्रिया करने लगा। जब वो सारी प्रतिक्रिया यहाँ पे करने लगे, ठीक है, सारे प्रतिक्रिया यहाँ पे करने लगे तो इससे क्या हुआ कि वो विभिन्न तरह के रिस्पॉन्स करने लगे। वहाँ पे गया तो वहाँ पे क्या हुआ, बिल्ली जब बॉक्स में गया तो वहाँ पे इधर उधर छटपटाने लगा, है ना, इधर उधर पंजा मारने लगा, उछल कूद करने लगा, है ना, तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं वहाँ पे करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि प्रयत्न और भूल द्वारा जो है सीखने का सिद्धांत जो है इसी पर आधारित होता है। मतलब हमेशा हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर की बात कही गई थी कि अब होता क्या है कि गलती से कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को कर पाते हैं, ठीक है, भूल से सारी चीज़ों को कर पाते हैं। और कभी क्या होता है सारी चीज़ों को करते करते क्या होता है उसमें आपको निपुणता मिल जाती है। वही बात यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, मनोवृत्ति का नियम, ठीक है। मनोवृत्ति नियम में क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुरूप हम उसको सीखते हैं। आपकी जो मनोदशा है, आपकी जो सोच है, आपकी जो किसी चीज़ को समझने की कैपेसिटी है, किसी को समझने की या किसी चीज़ों को रिस्पॉन्स करने की आपकी जो आदतें हैं, ठीक है, मनोवृत्ति मतलब कि आपकी दशा, आपका मन की स्थिति, ठीक है, वही मनोवृत्ति कहलाता है। तो आप जिस प्रकार की सोच रखते हैं, जिस प्रकार का आपका दृष्टिकोण है, जिस प्रकार से आपको किसी चीज़ को देखने की नज़रिया है ना, ये सभी चीज़ें क्या होती है कि सीखने को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। अनेक त्रुटियाँ हमको देखने को मिलेगा और उससे विभिन्न तरह का विकल्प आप खोजने की कोशिश करेंगे कि काम जो है कैसे इसको छोड़ दिया जाए, है ना। यही कारण है कि जो शिक्षक है हमेशा जो है प्रेरणा देकर ही बालकों को नवीन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमेशा मानसिक रूप से तैयार करते हैं। मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सपोज एक क्लास में गए टीचर पढ़ाने के लिए, वहाँ पे बच्चे क्या हुआ पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है ना, तो उस सिचुएशन क्या होता है कि टीचर उसको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। जब हम टीचर जब उसको मोटिवेट करते हैं तो बच्चे क्या होते हैं पढ़ने के लिए हमेशा तैयार होता है, नई जो नॉलेज है उसको लेने के लिए हमेशा तैयार होने लगता है। इस प्रकार इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि टीचर है और यहाँ बच्चे हैं बैठे हुए हैं और इसको बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ों को करना है। इसी के लिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे है जो बच्चे को जो बताया गया है डायग्राम, इस डायग्राम में बच्चे को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो डायग्राम को किस प्रकार से बनाना है। ये जो बनाया गया है पिक्चर, इसमें जो डायग्राम बनाना है, इसे सारी चीज़ें बताई गई है वो किस प्रकार से बनाना है। इसके लिए बच्चे को हमेशा क्या होना चाहिए, मोटिवेट करके रखना चाहिए, जिससे कि सारी चीज़ों को आसानी से आप समझा पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि आशिक क्रिया का विकास,
ठीक है। पार्शियल एक्टिविटी क्या होता है? तो आशिकीय क्रियाएं जो होती है, पार्शियल एक्टिविटी जो होता है उसके बारे में समझते हैं। हम जो किसी प्रकार कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले क्या होना, छोटे छोटे अंगों में या छोटे छोटे भागों में उसको विभाजित कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कार्य करने में काफ़ी सरलता भी मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा सुविधा भी मिलेगी और आसानी से कार्य को हम कर पाएंगे। जब हम छोटे छोटे अंगों में या अंगों को जब शीघ्रता से और सुगमता से सारे चीज़ों को अच्छी प्रकार से कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि यह जो नियम है वो अंश से पूर्ण की ओर जाता है, अंश से पूर्ण की ओर जाता है। और यही चीज़ें जो है शिक्षण के सिद्धांत में आधारित होता है कि छोटे छोटे चीज़ों को, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जब काम होता है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है कि छोटे छोटे चीज़ों को क्या होता है अलग अलग करके सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सबको छोटे छोटे काम को करते करते क्या होते हैं वो बड़ा सा जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा किया जा सकता है। या फिर इसे बोल सकते हैं कि जब भी किसी टॉपिक को समझाना होता है टीचर को, कोई एक टीचर है ना, जब भी किसी टॉपिक को समझाना होता है किसी स्टूडेंट को तो वहाँ पे क्या होता है कि टीचर जो है जो भी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर लेते हैं। और क्या होता है कि छोटे छोटे हिस्से को, सारी चीज़ों को क्या होते हैं अलग अलग करके उसको समझाते हैं। और उसके बाद क्या होता है लास्ट में सारी चीज़ों को यहाँ पे उसको ऐड करके वो सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छा आसानी से समझा देते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में क्या ना, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो। इस बात करते हैं क्या कि आत्मीकरण का नियम, ठीक है। तो आत्मीकरण क्या होता है? जब हम कोई नए नॉलेज को या फिर नए ज्ञान को है ना अपने पूर्ण नॉलेज या पूर्ण ज्ञान के जो है वो अस्थायी रूप से उसको मान लेते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई नए नॉलेज को अपने पूर्ण जो ज्ञान है उसको अस्थायी रूप से उसका अंग मान लेते हैं, इससे क्या होता है कि जो टीचर है ना बालक को कोई नई बातें सिखाता है और क्या होता है कि पहले जो सीखी हुई बातें होती है उससे क्या होता है उसको रिलेट कर पाते हैं और वहाँ से क्या होता है उसका जो नॉलेज है वो धीरे क्या होता है अस्थायी हो जाता है। अब जैसे कि समझिए, जैसे कोई ऐसा बच्चा है ना कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि वो रेक्टेंगल को देखा, ठीक है। ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट टाइम रेक्टेंगल को देखा। अब रेक्टेंगल में कुछ भी हो सकता है कि वो बस हो, है ना, हो सकता है कि वो हल्का सा वेन के जैसा हो, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रेक्टेंगल हो सकता है ना, कुछ भी रेक्टेंगल में जो भी चीज़ है वो देखा, है ना। इस तरह की चीज़ों को देखा। यहाँ पे क्या हुआ कि उसको रिलेट कराने के लिए तो बच्चे को क्या बोलते हैं कि बच्चे को बस के एग्जाम्पल देते हैं, इस तरह का रेक्टेंगल शेप जो है उसको एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आज हम लोग क्या है कि आज हम लोग रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पुराना जो नॉलेज था कि बस को देखा हुआ, उसके बाद उसको किसी रिलेट किए रेक्टेंगल जो आपको मैथ में पढ़ाना है उसको बारे में यहाँ पे बताए। तो बच्चे क्या हुआ कि जो पुराना नॉलेज था, है ना, उसको नए नॉलेज के साथ में क्या हुआ इसके रिलेट किया, संबंधित उसका संबंध बनाया और इससे क्या हुआ कि रेक्टेंगल के बारे में वो पढ़ना शुरू किया। उसी प्रकार से फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए रेक्टेंगल के बारे में उसको बताया तो बहुत सारे उसका डिफिनीशन है ना, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपने दिया। एग्जाम्पल देने के बाद वो सेकेंड जो क्लास में जब जाइएगा तो जब वहाँ पे शुरुआत कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आपने रेक्टेंगल के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, है ना। तो प्रीवियस क्लास में जो आपका डिफिनेशन था, आपका जो एग्जाम्पल था, उसके थ्रू फिर क्या हुआ कि पूर्व ज्ञान को यहाँ पे उसको रिलेट करवाएं और नए नॉलेज को फिर से यहाँ स्टार्ट करेंगे और उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारे उसके प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चा को पुराना ज्ञान और नया ज्ञान के बीच में आपका प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में यहाँ पे एक रिलेशन यहाँ पे डेवलप किया जाता है। तो इस बात करते हैं आप क्या संबंधित परिवर्तन का नियम। ये क्या होता है? पहले कभी भी जो है कोई क्रिया होती है और समान रूप से दूसरी परिस्थिति में भी उसी प्रकार से अगर देखने मिलता है तो कह सकते हैं कि संबंधित परिवर्तन का नियम ही आपका कहलाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि क्रिया का जो स्वरूप है वही रहता है पर परिस्थिति क्या होते हैं बदल जाते हैं, सिचुएशन क्या होता है यहाँ पे बदल जाता है। यदि माँ का बच्चा मर जाता है तो क्या होता है कि उसकी जितनी भी वस्तु होती है उस वस्तुओं को अपने सीने से लगा के रखते हैं, उसी प्रकार से वह बच्चा है ना को उसी प्रकार से लाड प्यार उसी प्रकार से देखती है। या फिर बोल सकते हैं कोई ऐसे प्रेमिका है जो अनुपस्थित रहते हैं तो उसमें क्या होता है उसका जो प्रेमी है ना, उसका जो चित्र को देखते हुए क्या होते हैं उन सारी बातों को याद करता है और उसी से बात करने की कोशिश भी करता है। तो ये बोल सकते हैं कि भाव होता है ना, जो क्या होता है इससे रिलेट होता है। ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो क्या होते हैं कि आपके पास मौजूद तो नहीं है लेकिन क्या है कि वो सारी चीज़ों को अभी भी आप उसको याद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को अभी भी आप सारी चीज़ों को कर रहे हैं।
तो यही भी यहाँ बात कहा गया है कि ठीक है, जो क्रिया का जो स्वरूप होता है वो वैसा का वैसे ही रहता है, खाली क्या होता है उसमें सिचुएशन बदल जाते हैं, उससे सिचुएशन परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।